हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेट इजराइल की अवधारणा को लेकर के। तो कई लोगों का मानना है कि इजराइल ने जो है ईरान पर हमला किया क्योंकि उसको अपनी सुरक्षा का या परमाणु हथियारों से हमला होने का खतरा था, और हमें यूएसए की भी अवधारणा पता है। लेकिन कई सारे लोग ये मानते हैं कि लंबे समय से जो इजराइल की विचारधारा है ग्रेट इजराइल की, वो उसको पूरा करना चाहता है। वो तभी होगा जब उसके आस पड़ोस के जो नक्शे में देश हैं जिनको ग्रेट इजराइल के तहत काउंट किया जाता है, वो सारे उसके नहीं हो जाते हैं। तो हमने देखा, गाजा देख लिया, फिलिस्तीन देख लिया, और लोगों का मानना है कि गाजा और फिलिस्तीन से होते हुए धीरे धीरे लेबनान की तरफ इजराइल बढ़ रहा है। अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे हमले लेबनान पर किए गए हैं और बहुत सारे लोग लेबनान के मारे भी गए हैं। तो ग्रेट जो इजराइल की अवधारणा है वो क्या है, उसका इतिहास क्या है, क्यों धार्मिक अवधारणा है या कोई अन्य अवधारणा है, ये सारा हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वन बाय वन। आप ये मैप देख रहे हो ना, तो इजराइल के अनुसार जो इजराइल है वो यहाँ से पूरा देख रहे हैं आप, नील नदी से लेकर के जो फरात नदी है, जो भी आप समझना चाहिए, ये सारा जो है इसके हिसाब से इसके हिसाब से इनका इजराइल कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। अभी जब हमास और जो है हमास के साथ युद्ध चल रहा था, तो जो इजरायली सैनिकों ने यूनिफॉर्म पहनी थी उस पर ग्रेट इजराइल का मैप भी लगा हुआ था, और इसको लेकर के विवाद भी हो रहा था। जितने भी खाड़ी देश है वो लगातार इसको लेकर नाराज होते हैं, नाराजगी जताते हैं। जिन लोगों ने इजराइल की या इजराइल को मान्यता दी है वो इस नक्शे में नहीं आते हैं। आप देखिएगा बहुत सारे देश ऐसे हैं आस पड़ोस के जिन्होंने इजराइल को मान्यता नहीं दे रखी है, वो इसी वजह से क्योंकि इजराइल उन पर अपना दावा ठोकता है। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। उस बीच हमें जो यहाँ पे समझना है वो है ईरान जंग के बीच लेबनान कब्जाने में जुटे हैं नेतान्याहू। आखिर क्या है ग्रेटर इजराइल की अवधारणा, ये सारा हम यहाँ पे वन बाय वन समझने वाले हैं कि क्या है और कैसे काम करता है। स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक समझेंगे, लेकिन अभी पढ़े हम लेबनान में क्या हो रहा है। तो पिछले 15 दिनों में 800 से अधिक लोग यहाँ पे मारे गए हैं। लगभग 20% जमीन खाली कराई जा चुकी है ऑलरेडी। सैन्य ठिकानों को मजबूत किया जा रहा है। तो किसी ने ध्यान दिया? नहीं दिया। सब लोग ईरान में लगे हुए हैं, इजराइल में लगे हुए हैं, यूएसए में लगे हुए हैं। तेल गैस आयात निर्यात जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे बिजी है। लेबनान के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। सोचिए 20% उन्होंने ऑलरेडी जो है कवर कर लिया है। हिजबुल्लाह पर नजर, तो ये बोलते हैं कि भाई हम हिजबुल्लाह पे नजर रख रहे हैं, इनका समर्थक है और इस वजह से हम ये कार्यवाही कर रहे हैं। ग्रेटर इजराइल की तैयारी ऑलरेडी अभी से नहीं सालों से चल रही है, और इसी की वजह से शायद जो है इजराइल इस प्रकार के नियंत्रण को बढ़ाता जा रहा है। प्रमुख घटनाएं अगर आप देखेंगे तो पहला है 2023-24 के आसपास जो हुई हमास और इजराइल का वो 2025 में फाइनली जो है इनके बीच जो है सीज फायर हो गया था। लेबनान में हिजबुल्लाह को लेकर के बहुत बार एलिगेशंस लगाए गए हैं और उसको लेकर हमने पढ़ा भी है। ईरान इजराइल प्रतिद्वंद्विता अभी चल ही रही है। वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों का विस्तार किया जा रहा है। इजराइल में दक्षिणपंथी राजनीति का प्रभाव हमें ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। तो मुख्य सवाल पूरा जो है यहाँ पर ये आता है कि क्या इजराइल सुरक्षा रणनीति चला रहा है या क्षेत्रीय प्रभुत्व की बढ़ाने की जो है कोशिश कर रहा है। तो समझ नहीं आ रहा कि भाई अपने आप को बचाने के लिए किया जा रहा है या फिर जो है अपने क्षेत्र को विस्तारित करने के लिए किया जा रहा है। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इजराइलीज यहाँ पर कैसे आए, इजराइल का नाम इजराइल क्यों रखा गया, ये सारा आपको वन बाय वन समझाऊंगी अभी आपको। देखो हुआ क्या था, पिछले साल इजराइल ने फिलिस्तीन, लेबनान, ईरान, सीरिया, यमन और कतर 6 अरब देशों पर 72 घंटों में हमले किए थे। 72 घंटों में, समझ रहे हो, 72 घंटों में सारे पड़ोसियों को डरा के निपटा दिया था इन्होंने। इजराइल हमास सीज फायर होने के बावजूद भी आप देखिएगा आधे हिस्से में इजराइल ने ऑलरेडी वहां पर बस्तियां और अपने हिसाब से काम करना शुरू कर दिया है। ग्रेटर इजराइल आखिरकार है क्या? तो कुछ लोग मानते हैं यहाँ पर, क्या मैक्सिमम लोग मानते हैं, धार्मिक या धर्म से जुड़ी हुई अवधारणा है ये, ठीक है। यहूदी राज्य का विस्तार हिब्रू बाइबल में वर्णित भूमि का होना है। हिब्रू बाइबल जो इनका ग्रंथ है उसमें जहां से जहां तक जो भूमि बताई गई है उसी को ये अपना द ग्रेट इजराइल के नाम से जानते हैं। बाइबल के अनुसार बताया गया कि भाई नील नदी से लेकर के यूफ्रेटस नदी जो इराक में है, तो नील नदी से लेकर के यूफ्रेटस नदी के बीच का जो जमीन है वो सारी किसकी है? इजराइलीज की है, और इसी को द ग्रेट इजराइल के नाम से जाना जाता है। आप समझेंगे यहाँ पर, तो मिस्र का ये हिस्सा जो है द ग्रेट इजराइल के हिस्से में आता है, ठीक है। ये नील नदी आप देख रहे हैं, तो बोले कि भाई नील नदी यहाँ से यहाँ तक है तो ये सारा हिस्सा हमारा हो गया, ये ऊपर वाला हिस्सा हमारा हो गया। इसके हिसाब से पूरा जॉर्डन इनका है, पूरा सीरिया इनका है, लेबनान का भी हिस्सा सारा यहाँ पर आ जाता है, टर्की का भी थोड़ा सा
हिस्सा यहाँ पे आता है। इराक का भी देखेंगे आप तो जो है आधा हिस्सा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और जो है सऊदी अरब का ऊपर का पूरा हिस्सा इन्होंने ले लिया है। हालांकि ईरान जो है इस लिमिट से बाहर है। तो आप देख रहे हैं ये पूरा इलाका इनके हिसाब से द ग्रेट इजराइल है, जिसमें ये सारे देशों को लपेट के चल रहे हैं। सीरिया, इराक, इसका मिस्र हो गया, टर्की हो गया, सऊदी अरब का कुछ हिस्सा हो गया, ये सभी मिलाकर के ग्रेट इजराइल है। अब जब देखेंगे ना कि जो इसके निर्माण को वैलिडेट नहीं करते हैं इजराइल को, वो यही है जो इस लिस्ट में शामिल है। अब बात करते हैं, इसे प्रॉमिस्ड लैंड के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो इजरायली जिनको मानते थे, उनके जो ईश्वर हैं, उन्होंने इब्राहिम को आकर के सपने में, या कह सकते हैं उनको आदेश दिया या उपदेश दिया। इब्राहिम समर्थक कह सकते हैं या उपासक माने जाएंगे इनके, जो भी यहूदियों के जो गुरु होते हैं या यहूदियों के ईश्वर होते हैं। और इब्राहिम को बोलते हैं कि भाई नील नदी से लेकर के यूफ्रेटस नदी के बीच तक का जो भी लैंड है वो सब तुम्हारा है, एक धर्म के लिए बसेगा। और इसी को जो है प्रॉमिस लैंड के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है द ग्रेट इजराइल की अवधारणा है। हिब्रू बाइबल की पहली किताब, पहली बुक जो है बुक ऑफ जेनेसिस में यहाँ पर लिखा हुआ है, तेरी संतान को मैं यह देश दूंगा, मिस्र की नदी से लेकर के महान फरात नदी तक। ये सारा जो है इनको ये देकर गए थे, और इसी अवधारणा को लेकर के लोग बोलते हैं कि ये हमारा है। और जो इब्राहिम है, उनका साथ बेटा था जैकब, उसको जो है उसका नाम इन्होंने बदल करके इजराइल कर दिया था। और बाद में इस धर्म को या संप्रदाय को मानने वाले लोग इजराइली कहलाए, जो जाकर वहां पर रहे थे। अब बात करते हैं इतिहास देख ले तो प्रारंभिक हिब्रू इतिहास लगभग 2000 वर्ष पहला पुराना है। पैगंबर अब्राहम और उसके वंशज जो है इजराइलीज कहलाई, इसको लेकर के है। यह समय धार्मिक और जाति पहचान को लेकर जो है निर्माण का काम का जो है माना जाता है। कनान में बसावट लगभग 1200 ईस्वी पूर्व जो है मिस्र से निकल करके इजराइली ने कनान क्षेत्र में बसावट शुरू की थी। यह उनकी स्थायी निवास भूमि की शुरुआत मानी जाती है कि हाँ शायद जो है इनकी यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी। यूके और जो है इजराइल का जो आप लगभग जो 1000 पहले का इतिहास अगर उठाकर देखेंगे तो राजा डेविड और उनके पुत्र जो है सोलोमन के शासन काल में यहूदियों का राज्य सबसे अधिक सशक्त माना जाता है। इस समय मंदिरों वगैरह का निर्माण भी कराया गया था। यरूशलेम को राजधानी बनाया गया। पहला यहूदी मंदिर भी इन्हीं के समय पर निर्मित किया था। और आगे अगर आप बढ़ेंगे तो 1931 के आसपास देखेंगे सोलेमन की मृत्यु हो जाती है, और जो इनका राज्य था वो 2 पार्ट में विभाजित हो जाता है। पहला है किंगडम ऑफ इजराइल और दूसरा है किंगडम ऑफ जूडा। ये समझ रहे हैं, दोनों उत्तर और दक्षिणी भागों में विभाजित हो जाता है। विदेशी आक्रमण अगर आप देखेंगे तो 722 ईस्वी में असीरी साम्राज्य ने उत्तर के राज्य को जीत लिया, जो उत्तरी राज्य था उसको जीत लिया। 586 ईस्वी पूर्व में बैबोलिनियन यहाँ पर आते हैं साम्राज्य, यरूशलेम को ध्वस्त किया और पहला जो मंदिर बना था उसको भी नष्ट कर दिया जाता है। 543 ईस्वी में देखेंगे तो फारसी जो सम्राट है साइरस महान ने यहूदियों को अपने देश लौटने की अनुमति दे दी कि भाई तुम अपने देश जहां से आए हो वहां पर लौट जाओ। रोमन विजय और यहूदी विस्थापन, सबसे ज्यादा जो इनको कष्ट होता है वो इसी समय होता है। पहली सदी में रोमन एम्पायर ने यहूदियों पर शासन स्थापित किया। उसके बाद देखिएगा यहूदी विद्रोह कहां कहां पर होता है। 66 से लेकर के 73 ईसी तक जो है यहाँ पर जेस रिवोल्ट हो जाता है बहुत बड़ी मात्रा में। दूसरा जो मंदिर था इनका इस समय नष्ट कर दिया जाता है। परिणाम क्या होता है, जेविस डायस्पोरा यहूदियों का विश्व भर में विस्थापन, अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों में ये जाना शुरू कर देते हैं। जब इनके पास कोई विकल्प नहीं था कि आखिरकार कहाँ रहें, तो इनके पास 2 विकल्प थे। या तो ये लोग जो है जाकर के रह सकते थे अर्जेंटीना में, या फिर अभी का जो आप देखते हैं ना उसके बारे में, जो जहां पर इजरायलीज रहते उस इलाके को लेकर के जूडा साम्राज्य पर रोमन का कब्जा, और फिर यहूदी यहां से भाग जाते हैं। तो बहुत सारे हमले होते हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग सारे हमले होते हैं। सबसे जो कह सकते हैं दिल दुखाने वाली घटना है वो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये मसाडा का पठार है। जब ये युद्ध चल रहा होता है तो बहुत सारे इजरायलीज यहाँ पर जाकर के यहूदी यहाँ पर छिप जाते हैं। 3 साल तक वो अपने आप को जो है रोमन सैनिकों से बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बाद में किला ढह जाता है। और जो इजरायली से वो सोच रहे थे कि ये लोग हमें आकर के मारे, इससे अच्छा हम खुद मर जाते हैं, और खुद एक दूसरे को मार देते हैं। जब यहाँ पर रोमन सैनिक अंदर पहुंचते हैं तो मात्र 2 महिलाएं और 3 बच्चे ही बाहर निकल करके आते हैं। उसके बाद देखेंगे तो इन लोगों ने कसम खा ली थी कभी भी इस प्रकार की घटना भविष्य में नहीं होगी। अब बात करते हैं यूरोप में यहूदियों पर अत्याचार।
तो जो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं वो मानते हैं कि ईसा मसीह की मृत्यु के कारण यहूदी रहे हैं। इसी वजह से जब ये लोग यूरोप में पहुंचते हैं तो यहूदियों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है। जब भी कहीं पर भी कुछ होता है तो यहूदियों पर ही ब्लेम लगाया जाता है, चाहे वो सेना में काम करने वाला कोई सैनिक हो या फिर जो है रसिया का कोई बड़ा महाराजा हो जिसके मृत्यु के बाद यहूदियों पर एलिगेशंस लगाए गए। ये बहुत लंबा जो है यहाँ पर घटनाक्रम रहा है। सबूत ना होने के बावजूद भी जो है एक व्यक्ति है ड्रेफस को उम्र कैद की सजा हुई, चौराहे पर वर्दी निकाली गई, सितारे निकाले गए। ये व्यक्ति यहूदी था, इस वजह से जो है इस पर इस प्रकार के एलिगेशंस लगाए गए थे। 19वीं सदी में अगर आप आएंगे तो एंटी सेमिनिस्ट में वृद्धि हो जाती है। प्रमुख घटनाएं क्या क्या होती है तो 1881 के बाद रूस में जो है पोग्रोम यहूदियों पर हिंसात्मक घटनाएं शुरू हो जाती हैं। ये सारा तब की बात कर रहे हैं जब दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर यहूदियों के खिलाफ चीजें हो रही थी या हिंसात्मक घटनाएं हो रही थी। 1894 में देखेंगे ड्रेफस अफेयर, फ्रांस हो गया, यहूदी ऑफिसर, ये हमने ऑलरेडी देखा ना कि इसके सितारे वगैरह निकाल दिए गए और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यहूदियों में अपने स्वतंत्र राष्ट्र की मांग बढ़ी। ये सारा घटनाक्रम है जिसके बाद यहूदियों को लगा कि भाई दुनिया के किसी देश में भी रह लो लेकिन हमें हमारा खुद का कोई जो है घर चाहिए, कोई देश चाहिए। उसके बाद मन में यहाँ पे विचार आता है, जोनिज्म आंदोलन शुरू हो जाता है। तो एक राइटर है हर्जल की 1896 में एक किताब छपती जिसका नाम था द ज्यू इस स्टेट। इन्होंने बोला कि हमें यहूदियों को कोई ऐसी जगह चाहिए जहां पर हम जाकर के रहेंगे, अलग देश बनाएंगे, जमीन खरीदेंगे, खेती करेंगे और वहां पर बसेंगे। इनके पास दो विकल्प थे, या तो अर्जेंटीना जाएं या फिर फिलिस्तीन जाएं। फिलिस्तीन को लेकर के इनके मन में आता है कि भाई ये जगह हमारे पूर्वजों की रही है तो हम क्यों ना यहीं पर जाकर के रहते हैं। अब इनके मन में ये था कि फिलिस्तीन हमारा नहीं है। तो उस समय के जो राजा थे उनसे बातचीत करते हैं और बोलते हैं कि हम आपको कर्ज चुका देंगे, आपको पे कर देंगे। यहाँ पे लिखा है सुल्तान से कहेंगे कि फिलिस्तीन के बदले हम उनका कर्ज चुका देंगे बट हमें फिलिस्तीन दिला दे। लेकिन राजा फिलिस्तीन देते नहीं है। राजा इनको बोलते हैं कि ठीक है तुम यहाँ पे शरण ले सकते हो। थियोडोर हेrzl के आधुनिक ज़्योनिज्म शुरू यहाँ पर किया जाता है। उद्देश्य था यहूदी स्वतंत्र राष्ट्र की अवधारणा को स्थापित करना। ऐतिहासिक भूमि कहाँ पर जाते हैं, फिलिस्तीन में लोग पुनः बसावट करते हैं। अब ऐसा नहीं कि बस गए और जो है सारी चीजें नॉर्मल हो गई, नहीं। 1897 में वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भी यहाँ पर की जाती है। इजराइल का निर्माण के बारे में बात करते हैं कि आखिरकार जो प्रेजेंट टाइम में हम इजराइल देखते हैं वो कैसे बना। काफी लंबा घटनाक्रम है, 2000 साल पुराना इतिहास लेकर चल रहे हैं हम। धीरे धीरे क्या हुआ है वो सारा समझा रही हूँ। ब्रिटेन ने फिलिस्तीन में यहूदियों के राष्ट्रीय घर के निर्माण का समर्थन किया। तो सबसे बड़ी कोई शक्ति अगर जो है समर्थन में आई थी तो स्टार्टिंग में था ब्रिटेन। अब ब्रिटेन यहाँ पर समर्थन क्यों चाहता था? ब्रिटेन चाहता था कि अगर मैं सोचता था कि अगर मैं यहूदियों का समर्थक बन जाऊंगा तो यहाँ पर फिलिस्तीन में समर्थन मिलेगा ही मिलेगा। दुनिया के जिस कोने में यहूदी गए होंगे वहां पर मुझे यहूदियों का समर्थन मिलना शुरू हो जाएगा। इस अवधारणा के साथ यह काम करता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1917 में ब्रिटेन ने एक डिक्लेरेशन साइन किया कि भाई फिलिस्तीन यहूदियों का घर है और उन्हें दिलाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। ब्रिटेन को उम्मीद थी इससे कि क्या हर जगह उसको जो है यहाँ पर समर्थन मिलेगा। इसको कहा जाता है बाल्फोर डिक्लेरेशन। याद रखिएगा, बाल्फोर डिक्लेरेशन 1917 के समय चर्चा में आता है। संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना 1947 की बात है यहाँ पर। अब हुआ क्या कि यहूदी मतलब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद और उसके पहले के समय में देखेंगे उनकी जनसंख्या का अंतर देखिएगा। यहूदियों को 56% भूमि का अधिकार दिया गया, अरबों को 44% भूमि का अधिकार दिया गया। सोचिए, अब अरबों को हो रहा था कि भाई अरब्स जो थे वो सोचने लगे कि ये लोग आकर के बाहर से यहाँ बसे हैं, अब इनको खतरा सताने लगा। अब ये क्या करेंगे हम समझेंगे। अभी जेरूसलम को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के रूप में प्रस्तावित किया गया। अधिकांश अरब देश इस योजना को अस्वीकार कर दिया कि हम भाई इसको मानते ही नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है 1914 में जहां फिलिस्तीन में मात्र 8% यहूदी थे, 1936 तक आते आते यहाँ पर 28% यहूदी हो जाते हैं। अरब देश इससे अपने आप को असुरक्षित महसूस करना
शुरू कर देते हैं। और फिर आता है जर्मनी का हिटलर और यहूदियों के खिलाफ कितना बर्बर या कितने अत्याचार किए उसके बारे में हम सबको पता है। अब बात करते हैं इजराइल की स्थापना को लेकर के। 1948 में 14 मई 1948 को इजराइल आधिकारिक रूप से स्वतंत्र राष्ट्र फाइनली बन जाता है। इसके तुरंत बाद 1948 अरब इजराइल वॉर शुरू हो जाता है, क्योंकि अरब जो कंट्रीज है वो पहले से सहमत नहीं थी। उनके मन में गुस्सा था कि भाई ये तो हमें असुरक्षित कर देगा, ये हमला कर सकता है, ये विचार जो विस्तारवादी विचारधारा को लेकर चल रहा है उसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। इसके बनते ही इन लोगों ने यहाँ पर हमला कर दिया। 29 नवंबर 1947 को यूएन ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटना शुरू किया था। ये सारा हमने ऑलरेडी समझ लिया है। अब बात करते हैं यहाँ पर 1967 का युद्ध और ग्रेटर इजराइल की बहस, जो 6 डे वॉर के नाम से जाना जाता है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। 1967 के युद्ध में इजराइल ने गाजा, वेस्ट बैंक और अन्य इलाकों पर कब्जा कर लिया। तब से ग्रेटर इजराइल की चर्चा तेज होगी कि कहीं ये वही तो नहीं करना चाहता है जिसकी उस किताब में चर्चा थी और जो ग्रेट इजराइल की अवधारणा को व्यक्त करता है। 1977 में इजराइल के प्रधानमंत्री जो थे मेनाकेब बेगिन ने भी विस्तारवादी अवधारणा को यहाँ पर अपनाया, और जो अभी के राष्ट्रपति हैं वो भी इसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और कई बार उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंटरव्यूज देते हुए बोला भी, हिंट दी है इस प्रकार की चीजें, जिसके बाद पूरे अरब कंट्रीज में हलचल मच गई थी कि भाई ये तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाकर इस प्रकार की चीजें बोल रहा है। बात करते हैं 6 डे वॉर के बारे में। वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप हो गया, ईस्ट जेरूसलम है, गोलन हाइट्स और सिनाई पेनिनसुला, यहाँ पर युद्ध सारा होता है। 1967 में इन सबके साथ युद्ध किया जाता है। देखिए जितने बार भी युद्ध हुआ है मैक्सिमम टाइम इजराइल जीता है, लेकिन जीतने के बावजूद भी मिस्र को उसकी जमीन दे दी, आपसी जो है सहमति कर ली। तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि ये ग्रेट इजराइल की अवधारणा को जो है फॉलो करना चाहते हैं या उसको जो है सच रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं, दूसरे लोग ये बोलते हैं कि भाई बहुत मौके मिले हैं इजराइल को, करना चाहता तो वो बहुत बार या बहुत पहले कर चुका होता। 1973 में फिर से एक बार अरब देश और इजराइल के बीच युद्ध होता है। अमेरिका की मदद से वो फिर से जो है बहुत आसानी से जीत जाता है। तो पहली बार नहीं हुआ है कि इजराइल की मदद करने के लिए यहाँ पर अमेरिका आया है, 1973 से मदद कर रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जो है 5000 रॉकेट के साथ इजराइल पर हमला किया था। फिलिस्तीन के लड़ाके समुद्र, हवा और जमीन से इजराइल में घुसे, इजराइल में जंग छेड़ दी। 2 साल तक ये युद्ध चला है। 2025 में जब सीज फायर हुआ है तो 90% गाजा तबाह हो चुका था। ऑलरेडी हम सबको पता है 70,000 से ज्यादा जो या गाजावासी थे वो सारे मारे जा चुके हैं। 28 फरवरी को इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर के ईरान पर हमला किया, ये सब हमको ऑलरेडी पता है। तो पूरा देखो कहाँ से शुरू किया था हमने 2000 साल पहले से कि कहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ और अभी प्रेजेंट में कहाँ पर क्या चल रहा है, वो सारा हमने समझा। अब बात करते हैं अगर हम वर्तमान राजनीति और विवाद को लेकर बात करें कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। इजरायली लेखक यहाँ पर कहते हैं कि हमारी सीमाएं लेबनान से सऊदी अरब के ग्रेट डेजर्ट्स तक हैं, वहां से फरात नदी तक फैलेंगे। ये जो है वो लोग हैं जो चाहते हैं कि द ग्रेट इजराइल यहाँ पर बने। तो इसके अवधारणा को लेकर के हैं कि भाई पुराने समय में भी ऐसा रहा है, इतिहास में भी ऐसा रहा है और ऐसा हो जाना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के बारे में कि भाई इनकी क्या विचारधारा है, वेस्ट बैंक में बस्तियों का विस्तार कर रहे हैं। फिलिस्तीन राज्य की संभावना अब तो कम हमें दिखाई देती है। आधिकारिक रूप से ग्रेटर इजराइल योजना जो है लगातार देख सकते हैं बढ़ती जा रही है, लेकिन जब इनसे पूछा जाता है किसी स्पेसिफिक इंटरव्यू में कि क्या चाहते हैं तो वो वहां पे मना कर देते हैं। ग्रेटर इजराइल पर अरब देशों का दृष्टिकोण यहाँ पर क्या है, तो कई अरब मुस्लिम देशों ने इसी क्षेत्रीय खतरा माना है कि भाई ये तो गलत बात है, अलग अलग देशों पर आप हमला करके उनकी जमीनों को हत्या करके अपने देश में मिलाना, ये तो क्षेत्रीय अखंडता का सवाल हो गया। इजराइल को मान्यता देने वाले जो देश है उनको कोई समस्या नहीं है। जो है इजिप्ट ने 1979 में दी, जॉर्डन ने 1994 में दे दी थी, यूएई बहरीन 2020 में, अरेबियन अब्राहम अकॉर्ड्स के अनुसार यहाँ पर दी गई थी। ये सारा ऑलरेडी हो चुका है। अब बात करते हैं कि क्या ग्रेटर इजराइल बन सकता है, तो लोगों का मानना है कि बिल्कुल भी नहीं बन सकता है, इतना व्यवहारिक नहीं है। क्योंकि अगर इजराइल ऐसा करना चाहे, इतने बड़े इलाके को कवर करके द ग्रेटर इजराइल बनाना भी चाहे, तो अगर कहीं पर भी कुछ भी विवाद होगा उसके सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। और आप
मान के चलिए कि जहां पर भी युद्ध करना पड़ेगा इसको, तो बहुत सारे सिविलियंस मारे जाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल को काफ़ी खरी खोटी सुननी पड़ेगी, काफ़ी लोगों का समर्थन जो है छूट सकता है। तो शायद ही ऐसा होगा कि ये लोग कभी भी इस प्रकार की अवधारणा को आगे लेकर के जाए। ये सारा यहाँ पर दिया हुआ है। मुख्य बाधाएं क्या हैं? जनसंख्या नियंत्रण, दूसरा है बहुत बड़ा युद्ध करना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय विरोध जाहिर सी बात है होगा ही, आर्थिक और प्रशासनिक बोझ जो पड़ेगा वो संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन, ईरान और अन्य देशों का जो विरोध है वो अकेले इजराइल यहाँ पर नहीं संभाल पाएगा। अब पूरे जो अगर आर्टिकल का हम निष्कर्ष निकालना चाहें कि शुरुआत की थी हमने लेबनान पर जो हमला किया जा रहा है, 20% जमीन को कब्जा लिया गया है, तो क्या यहाँ पर इजराइल द ग्रेटर इजराइल की अवधारणा को सत्य करना चाहता है? ऐतिहासिक और धार्मिक विचारधारा से जुड़ा हुआ हम मान सकते हैं, लेकिन अभी भी इसको बहस का मुद्दा है, क्योंकि काफी ये जो है अविश्वसनीय से लगता है कि ऐसा कुछ यहाँ पर हो सकता है। एक प्रश्न है, द ग्रेटर इजराइल की अवधारणा का धार्मिक आधार क्या है? हिब्रू बाइबल में कहा गया है प्रॉमिस्ड लैंड, दूसरा कुरान में वर्णित भूमि, तीसरा है संयुक्त राष्ट्र का विभाजन प्रस्ताव, ये चौथा और आखिरी है बाल्फोर घोषणा। तो सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।